भाग लें, उसकी ओर बढ़ें। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। और लेकिन हम लोग जुड़े रहें कि इसी लिंक पे होगा कि अगले दूसरे लिंक पर होना है। हरिओम जी सूचना दे दीजिए, लिंक यही रहेगा कि बदलेगा? हरिओम जी। हरिओम जी। सर सुन आवाज आ रही है सर? हाँ। हाँ, लिंक यही रहेगा अगले कार्यक्रम का कि बदल जाएगा? नहीं सर, यही कंटिन्यू रहेगा कार्यक्रम हमारा। हाँ, तो ये सबको बता दीजिए, कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। जी। हुआ है 6 बजे आरंभ होना होना है। यहीं से हम आरंभ हमारे वो हमसे जुड़ अब हमारे जा रहे हैं, जुड़ जाएंगे हम। आज का कार्यक्रम कृपया चैट आवाज साफ आ रही है क्या? नेटवर्क इश्यू आ रहा है? केवल आपके वहां नेटवर्क इशू है, अदर लोग बोल रहे हैं तो साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 सर, मैं मोबाइल से लॉगिन होता हूँ। हाँ जी, तुरंत लॉगिन हो करके जुड़ जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार। आरंभ करना ही है कार्यक्रम। हमने राजस्थान में आयोजित किया है। इस कार्यक्रम हमने जो वैश्वीकरण में अनुवाद की भूमिका। जी हरिओम सर। जी। हरिओम जी, म्यूट कर दीजिए उसका, कंप्यूटर का। दोनों एक साथ करेंगे तो कठिन होगा। कंप्यूटर का म्यूट कर दीजिए। जी 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 सर। हाँ, बस ठीक है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका हम आरंभ करते हैं। हमारे साथ कुछ सदस्य
आज जो हमने रखा है वो है वैश्विक शिक्षक हैं, हमारे जुड़े हैं छात्र, और आप में स्वागत है। हर कार्यक्रम में इस बार हमने राज्य केंद्रीय वक्ता के रूप में पांडे जी को का भी स्वागत। कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रोफेसर आपका चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर सरोज मैम से मैं अनुरोध करता हूं तो स्वीकार। स्वागत है। कार्यक्रम वक्ता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, श्री राघवेंद्र पांडे जी, आप भारत की सबसे बड़ी जो अनुवाद की एजेंसी है, जो प्रामाणिकता प्रदान करती है, अनुवाद को जो मानकता देती है, उस एजेंसी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें कार्यरत हैं। आप लगातार अनुवाद के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। आपने क्षेत्र में लोगों अनुवाद किया है, मूल रूप से बनारस क्षेत्र। आपने एमए मैड भी हैं। दूरदर्शन के लिए लेखन और काव्य पाठ किए, लगातार के लिए अनुवाद करके और लिखते अपने विभिन्न साहित्य कुंज, कथादेश, राजभाषा भारती और कविताएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। आपको अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा एवं अनुवाद कला के क्षेत्र मान से भी नवाजा गया है। आप लगातार अनुवाद क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आज आपको हमने इस विषय पर आमंत्रित किया है कि आपको हिंदी करियर के जो प्रश्न हैं देंगे ही, साथ में ही अनुवाद का जो का है अनुवाद की, उस पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय स्वागत है। अभी हम उनसे जुड़े, उससे पूर्व मैं डॉक्टर करेंगे को आशीर्वाद। आदरणीय मैम, आरंभ कर
नमस्कार मैम। विशिष्ट वक्ता के रूप कार्यक्रम हम आपसे ही बच्चन के हरिओम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे बोलना है तो बस आवाज एकदम क्लियर नहीं हो रही है, तो कृपया आप लिख दें तो मैं देख लूंगी। बंद कर दिया। हरिओम जी को, उनको सरोज मैम को बोलना है ना? जी हाँ चलिए, ठीक ठीक, ओके। हाँ सरोज मैम, मुझे आप बोलना बोलना है ना शुरू। सर? जी जी हाँ जी, आप जी, बोलना नमस्कार। शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार आप सभी को। चूंकि हमारे विश्वविद्यालय प्रताप सिंह जी, संयोजक राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारे राजभाषा कार्यान्वयन समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज के मुख्य वक्ता श्री राघवेंद्र पांडे जी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर अभिवादन। और प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, देख रही हूँ मैं बच्चे भी बहुत संख्या में जुड़े हैं। आप सभी को शुभाशीष, और बड़ों को और अपने समकक्ष लोगों को सादर नमस्कार और अभिवादन। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हरिओम जी। आवाज आ रही है? अब देखें, अब मैम आवाज आ रही है। आ रही है ना? अच्छा अच्छा, आवाज स्पष्ट है, देख लीजिए। बिल्कुल स्पष्ट है, अच्छा, बोलिए। तो सर मैं शुरू से स्वागत है। हाँ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ हाँ, शुरू हाँ, से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, संयोजक राजभाषा अनुभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री राघवेंद्र पांडे जी, जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में है, और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सम्मानित हमारे सदस्यगण, संचालक हरिओम जी, और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सादर अभिवादन। अभी आप इससे पहले शायद मेरी बात नहीं सुन पाए थे, तो मैं उसको बाद में एक बार फिर बोल दूंगी। आज मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपकी आभारी हूं।
सीधे विषय पर आ रही हूं कि वैश्वीकरण में अनुवाद की भूमिका क्या है। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है और इस भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के युग में हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सम्यक रूप से अनुवाद को अपनाना होगा। बिना अनुवाद को अपनाए हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटा सा उदाहरण कि आप अपने शहर से बाहर निकलते हैं, अगर आप अहिंदी प्रांत में जाते हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, तो आपको दूसरी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। आप अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी के भी जानकार नहीं होते, तो आप उस बात को ट्रांसलेट करके या उसको अनुवाद करके वहां की प्रादेशिक भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं या आप हिंदी में उसको किसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा वेद में जो प्रतिपाद्य होता है उसको स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया या उसके परिणाम को हम अनुवाद कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना ही अनुवाद है। आज जब संसार भर में प्रयुक्त 5000 से अधिक भाषाओं और बोलियों के बीच वैचारिक, सर्जनात्मक और कार्यात्मक हम कह सकते हैं या कार्यान्वयन हेतु कह सकते हैं, तालमेल स्थापित करने के लिए या बैठाने के लिए भी अनुवाद की सर्वाधिक भूमिका और एक सशक्त माध्यम के रूप में हम अनुवाद को आज प्रयोग कर सकते हैं। उसका मुझे जो लगता है या जहां तक मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में, वहां मुझे लगता है कि अनुवाद सिद्धांत के विकास का एक विकासमान आयाम जो दृष्टिगोचर होता है पढ़ते पढ़ाते समय हम लोगों को, वह है अनुसंधान की प्रवृत्ति। अनुवाद में अनुसंधान की भी प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब अनुवाद सिद्धांत अपनी प्रकृति के आधार पर अन्य विषय के लोगों से बहुत जुड़ता है। आप देखें तो जो भी भाषा वैज्ञानिक हैं या जो समाज शास्त्री हैं या जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, नृतत्व शास्त्री हैं, सूचना सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं, वे परस्पर सहयोग के साथ अनुवाद के सैद्धांतिक मुद्दों पर शोध कार्य में अब अभिरुचि भी लेने लगे हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से आदान प्रदान करने में भी अनुवाद बहुत सहायक हो रहा है और इसलिए इसकी भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ साहित्य में हम देखते हैं कि जब संस्कृत से अनुवाद हिंदी में हुए, अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में हुआ, बंगला उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में, तो अनुवाद की प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि एकाएक आज हमको दिखाई देती है। यह प्रवृत्ति रही है क्योंकि अगर हम में जिज्ञासा है, अनुसंधान की प्रवृत्ति है, हम जानने को इच्छुक हैं, तो अन्य भाषाओं को अगर जानना है तो अन्य भाषाओं को जानकर ही आप अनुवाद के द्वारा उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। आज हम ये देखते हैं कि जो देश या से बाहर या विदेशों में जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं विभिन्न देशों में, और वहां अन्य भाषा भाषियों से जब मिलते हैं तो विचार विमर्श करने हेतु उन्हें कोई न कोई द्विभाषीय की जरूरत पड़ती है और तमाम राष्ट्रों के बीच जो राजनयिक कारनामे होते हैं उसमें भी या कार्य करने को होते हैं उसमें भी
अनुवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की बाजारवादी व्यवस्था में और इस वैश्वीकरण के युग में पूरी धरती को एक विश्व ग्राम के रूप में जो बदल दिया है, उसमें मीडिया अपनी सशक्त भूमिका निर्वाह कर रहा है। लेकिन मीडिया से भी आगे अनुवाद की भी भूमिका हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि तमाम तरह के जो विज्ञापन हैं, तमाम तरह की जो वार्ताएं हैं या तमाम जो फिल्म हैं, वे भी डब करके आपको अनुवाद करके आपकी भाषा में सुनाए, बताए और प्रचारित किए जाते हैं। डॉक्टर विजयपाल सिंह का मानना है कि अनुवाद एक ऐसा सेतु बंधन है जिसके बिना विश्व संस्कृति का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो आपके बीच या दूसरों के बीच एक सेतु का वो काम करता है, माध्यम का काम करता है। और अनुवाद के द्वारा हम मानव के इस विश्व कुटुंब में संपर्क, एकता एवं समझदारी की भावना विकसित कर सकते हैं, मैत्री एवं भाईचारे को भी विकसित कर सकते हैं, तथा जो प्रांतीय संकुचिता है या संकुचित जो प्रांतीयवाद है हम कहें, उससे जो दूर होकर हम अलग हो रहे हैं, वहां मानवीय एकता के रूप में हमें अनुवाद पहुंचा सकता है। क्योंकि अनुवाद में अर्थ को आत्मा और शैली को शरीर माना गया है और उसी रूप में अनुवाद किया जाता है। अगर हम ये देखें कि अनुवादक को किस रूप में होना चाहिए, तो अनुवाद जब भी आप करेंगे या वैश्वीकरण के दौर में जो अनुवाद की भूमिका है, जब अनुवाद के क्षेत्र में आप जाते हैं, हिंदी अनुवादक के रूप में, राजभाषा अधिकारी के रूप में या केंद्रीय ब्यूरो में आप काम का अगर करते हैं, तो अभी सर आपको बताएंगे ही बहुत व्यापक रूप से, तो वहां अनुवादक को बहुत निपुण होने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये माना गया है कि अनुवाद कला है, विज्ञान है, शिल्प है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहती क्योंकि बहुत व्यापक हो जाएगा ये विषय। तो अनुवादक को हमेशा जो लक्ष्य भाषा है और जो स्रोत भाषा है, जिस भाषा से करना है और जिस भाषा में अनुवाद करना है, उन दोनों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसको मूल रचना की वस्तु की भी पूरी जानकारी, उसका पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अनुवाद अच्छी तरह से कर सकता है। मूल पाठ तथा अनुदित पाठ में कुछ समानता भी अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि आप उसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं और आपकी बात स्पष्ट ना हो। इसीलिए तमाम प्रकार के अनुवादों के प्रकार भी बताए गए हैं। अनुवादक को व्याकरणिक बोध भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक भाषा से दूसरी भाषा में आप कर रहे हैं, संस्कृत से हिंदी, बांग्ला से संस्कृत या संस्कृत से मराठी या मराठी से गुजराती, जिस भी भाषा में आप कर रहे हैं, तो आपको उसके व्याकरण का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इसीलिए अनुवाद में प्रामाणिकता और मौलिकता भी अपेक्षित की जाती है। अनुवाद ने जिस रूप में एक व्यवहारिकता के तौर पर हमें बाहर से जोड़ने की जो अपनी बखूबी स्थितियों को रेखांकित किया है, उसमें अनुवाद की जो प्रकृति भी बहुत सहायक है। जब हम अनुवाद करते हैं तो उसे प्रकृति के आधार पर हम लोग कई भागों में विभाजित भी कर देते हैं, जैसे शब्दानुवाद, भाषानुवाद, सारानुवाद, छायानुवाद, रूपांतरण, आशुरूप अनुवाद, वार्तानुवाद, भावार्थ अनुवाद। इस रूप में हम उसको अलग अलग विभाजित करते हैं। लेकिन जो विश्व पटल पर अवस्थित जो संस्कृतियां हैं और उन संस्कृतियों से जुड़ने वाले लोगों के मन में जो लालसा है और जो विभिन्न दो भाषाओं के लोग हैं या भाषाभाषी व्यक्ति हैं, समुदाय के लोग हैं, उनमें संप्रेषण की जो व्यवस्था है, उसमें भी अनुवाद मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करता है और उस मध्यस्थता के कारण भी वह महत्वपूर्ण कार्य करता है। वस्तुतः अनुवाद एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है जो पाठ सापेक्ष होने के साथ साथ अनुवादक
कि उस व्यक्तित्व को भी स्पष्ट करती है, अंकित कर देती है। और इसीलिए आधुनिक युग में जीवन के अनेक क्षेत्रों की समृद्धि के साथ भाषा तथा संस्कृति के संस्कार वृद्धि के लिए अनुवाद आज एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। देश विदेश की जो भाषा है और संस्कृति को एक दूसरे के सन्निकट बहुत नजदीक पहुंचाकर उनकी दिशाओं का परिज्ञान कराना भी अनुवाद की अपनी एक वैश्विक विशेषता हम मान सकते हैं। आधुनिक युग में जहां मैं बहुत समय तो नहीं ले रही हूं, कृपया बता दीजिए हरिओम जी। हेलो हरिओम जी। जी 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 मैम। मैं थोड़ी देर और बोल सकती हूँ, समय है? हाँ। धन्यवाद। मैं ये बताना चाह रही थी कि आधुनिक युग में जहां ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे बच्चों के सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर और तकनीकी के क्षेत्र में एक होड़ सी लगी हुई है। एक भागदौड़ की दुनिया में हम जी रहे हैं कि तकनीकी के तौर पर हम कितने सक्षम हो जाएं। और तकनीक का ही ये कमाल है कि आज हम और आप एक वेब दुनिया में बैठकर तकनीक के माध्यम से ही आभासी रूप में बातचीत आपके सामने हो रही है या अपनी बात मैं आपके सामने रख पा रही हूँ। लेकिन ऐसी जगह पर भी अनुवाद विज्ञान की महत्ता भी स्वयं सिद्ध होने लगती है। और यह कारण है कि अनुवाद जब हम कर रहे होते हैं और तो उसका जो भाषाई स्तर पर जो विभिन्न शैलियां हैं जो विश्व स्तर पर फैली हुई हैं या विश्व भर में फैली हुई हैं, उनमें हम कुछ शैलियों का भी प्रयोग करते रहते हैं। जैसे हम कभी कभी लाक्षणिक शैली का प्रयोग कर लेते हैं, अलंकृत शैली का प्रयोग कर लेते हैं, मुहावरे की शैली का प्रयोग कर लेते हैं, समाज शैली का प्रयोग करते हैं। लेकिन करते समय हमें अनुवाद के तौर पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कुछ मुहावरे हैं उनका अनुवाद करने लगे, नाच न आवे आंगन टेढ़ा या अधजल गगरी छलकत जाए, तो वहां पे थोड़ा सा अनुवाद में आपको वही जैसा अनुवाद आप चाहते हैं वह दूसरी भाषाओं में उस रूप में कभी कभी नहीं हो पाता, उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते। तो इन सब चीजों को हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और अनुवाद के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब दो भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं वो तो आपको जानकारी, लेकिन भाषा के बारे में सीखना भी एक कौशल है। आप 1, 2, 3 जितनी भाषाएं आप सीखते हैं उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। उससे आपका जब भाषा ज्ञान बढ़ता है तो आपको ये लगता है कि आप अपनी बात को दूसरों तक संप्रेषित कर पा रहे हैं। इसमें मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं थोड़े दिन तक हिंदी बैंक में हिंदी राजभाषा अधिकारी के रूप में मैंने 3-3.5 महीने काम किया, तो मैंने देखा आसाम में मुझे बहुत मुश्किल होती थी। बंगला तो मुझे आती थी लेकिन असमिया नहीं आती थी। लेकिन मैंने देखा कि दोनों भाषाएं बड़ी करीब हैं। अगर आप एक दूसरे से आपको अपनी बात को संप्रेषित करना है तो वहां की भाषा को सीखिए, कोई भाषा कठिन नहीं होती है। मेरा ये मानना है अगर आप में सीखने की ललक है तो ना कुछ कठिन है, ना कोई उम्र की सीमा है, ना किसी और चीज की कोई सीमा है। आप उसको अब संप्रेषणीयता के रूप में आजमा सकते हैं। और इसीलिए हमने ये भी देखा कि कुछ चीजें जब राजभाषा के अतिरिक्त जब हिंदी शिक्षण योजना से जब मैं जुड़ी और मैंने वहां पर कुछ लोग अधिकारियों को पढ़ाया, क्योंकि वहां जो हिंदी भाषी हैं अधिकारी उनको पढ़ाना होता था। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा में या जो अन्य ऑफिस हुआ करते थे या बैंक के जो अधिकारी जिनको हिंदी नहीं आती थी, बांग्ला भाषी या हिंदी से इतर भाषी थे, उनको हिंदी शिक्षण योजना में पढ़ाया जाता था। तो जब हम लोग जाते थे और उनको सीधे हिंदी में बात करी, हिंदी वो समझ तो जाते हैं लेकिन आपको वहां की प्रदेश की भाषा में, आप उनकी भाषा से जब आप जुड़ते हैं, आप जैसे बंगाल में हैं, उड़ीसा में हैं, आसाम में हैं या जहां भी आप जाते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम क्षेत्र में, तो आप जब वहां की भाषा में वहां के लोगों से पहले बताते हैं, बात करते हैं, फिर आप बताते हैं कि देखिए मैं आपको अब हिंदी में बताना चाह रही हूँ या अंग्रेजी के माध्यम से बताना चाह रही हूँ, तो शायद उनके लिए वो ज्यादा
ज्ञानवर्धन भी करता है और उनके लिए सुलभ भी होता है और उन तक संप्रेषणीयता भी होती है। उनको ये लगता है कि अगला आदमी उनकी भाषा को जानता है, वो अगर उसके बारे में कुछ कहेंगे तो वो समझ जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अनुवाद का वैश्विक स्वरूप इसीलिए आगे बढ़ रहा है कि जब आप अपने देश में ही अन्य भाषाओं को जानेंगे तो उसका विस्तार होगा, और अन्य भाषाओं के साथ जब आप बाहर जाएंगे दूसरी भाषाओं को जानेंगे, फ्रेंच जानेंगे, स्पेनिश जानेंगे, इटालियन जानेंगे, तो आपकी भाषा, आपकी हिंदी तो फैलेगी ही, और अनुवाद जिस भी भाषा के रूप में आप करेंगे तो उसका अनुवाद भी होगा। और अनुवाद होने से तभी आप आज ये देखिए चिकित्सा की, सूचना प्रौद्योगिकी की, रसायन की, भौतिकी की, गणित की तमाम किताबें जो अंग्रेजी में हैं वह हिंदी में अनुवाद उसका हो रहा है, और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वे उससे बहुत लाभ उठा पा रहे हैं। अगर अनुवाद न होता तो हिंदी माध्यम का तो विद्यार्थी 12वीं के बाद वो जाना नहीं चाहता चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, क्योंकि उसको लगता है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती और वो आगे इस क्षेत्र में नहीं बढ़ पाएगा। और आगे बढ़ने के लिए जब उसको अनुदित भाषा मिल जाती है, अनुदित भाषा में उसको अपना विषय मिल जाता है, तो वो पढ़ता है और धीरे धीरे वो अंग्रेजी के उस टर्म की भी जानकारी को प्राप्त कर लेता है, उस रूप में उसका ज्ञानवर्धन होता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका निरंतर आज वैश्वीकरण के युग में उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज वह विभिन्न अनुशासनों में विविध ज्ञान विज्ञान के शाखाओं से वह विस्तृत हो रहा है और विभिन्न भाषाओं के विस्तार का संसाधन भी बन रहा है। डॉक्टर गोपाल राय ने ये कहा था कि आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, क्योंकि सारी दुनिया को एक करने में, मानव मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही कारण है कि भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य भी अन्य भाषाओं में, इसलिए भारतीय साहित्य को अगर आपको बहुत समृद्ध करना है तो जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उससे जब हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद होगा, तो भारतीय साहित्य तो समृद्ध होगा ही, अनुवाद की भी उपयोगिता साकार होगी और भारतीय साहित्य की वह परिकल्पना भी साकार होगी जो समग्रता में हम देखने का हम कोशिश करते हैं। क्योंकि अनुवाद के द्वारा हम विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को उस देश की अन्य भाषाओं में अनुवाद करके उसको विस्तार दे सकते हैं। विश्व की जो समृद्ध भाषाएं हैं उनके साहित्य को भी हम अपने देश के अन्य भाषाओं के साहित्य में अनुवाद करके उसको और अधिक व्यापक बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले जो परिचय पत्र हैं, बच्चों को जो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, वो हिंदी इंग्लिश में उसका कार्य हो, और जो अपने देश में प्राय अंग्रेजी में आइडेंटिटी कार्ड आप देखिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तो है ही, हिंदी माध्यम में भी आई कार्ड जो होते हैं, परिचय पत्र जो होते हैं, वो अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। तो अगर हिंदी में बनाए जाएं तो उसका अनुवाद या दोनों ही अनुवाद हो कि हर व्यक्ति जो हिंदी पढ़ सकता है हिंदी में जानकारी प्राप्त कर ले, जो अंग्रेजी पढ़ सकता है वो अंग्रेजी में जानकारी प्राप्त कर ले। जब आप अपने प्रदेश या शहर से बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेश में, तो आप देखते होंगे स्टेशन पर भी अंग्रेजी और हिंदी में स्टेशन का नाम होता है, और अंत प्रांतों में उस प्रांतीय जो भाषा है उसका में आपको मुश्किल भी होती है कुछ शब्दों को समझने में। मैं फिर जुड़ रही हूँ, आवाज आ रही है? हेलो? हाँ, यस मैम, आवाज आ रही है। सही है।
हेलो। जी मैम, हरिओम आवाज आ जी। रही? हाँ, आ अच्छा रही है अच्छा आवाज। अच्छा अच्छा, बीच में थोड़ा अरे सा हरिओम जी, रिप्लाई दे दिया करिए। 5 मिनट में समय ले लूं, एक उदाहरण के बाद मैं खत्म करूंगी, ठीक है? जी मैम। अ, मैं एक उदाहरण देना चाह रही थी कि जैसे हॉल शब्द है, उसके लिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राज्यों में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉल के लिए हम सब जानते हैं कि बड़ा कमरा, कहीं कहीं हॉल को हम बैठक के रूप में भी कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रसाल के रूप में उसका इस्तेमाल होता है बिहार में। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सभागार, प्रेक्षागृह, कहीं बड़ा कमरा, मध्य प्रदेश में कुछ लोग हॉल के लिए बड़ा कमरा भी प्रयुक्त करते हैं, जो हम लोगों ने प्रयोजन मूलक हिंदी के तौर पर देखा। तो इससे कभी कभी अनुवाद की जो स्थिति है बड़ी भ्रामक भी हो जाती है कि आप बड़ा कमरा कहें, उसको प्रेक्षागृह कहें, प्रसाल अगर कह देते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इन सब चीजों की कुछ समस्याएं भी उससे जुड़ी हुई हैं। वैश्वीकरण के आज युग में विज्ञापनों ने भी अनुवाद को बहुत व्यापकता प्रदान की है, क्योंकि आज का युग विज्ञापन का युग है। और ऐसी स्थिति में तमाम चीजें आपको हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से या अन्य भाषाओं में अनुवादित करके आपके समक्ष रखी जाती हैं, जिससे उसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और जब इसका महत्व तकनीकी, औद्योगिक, चिकित्सा, विधि, वाणिज्य से लेकर सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान में, जीवन में बढ़ेगा, तो निश्चित ही इसकी भूमिका और अहम होगी। हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं कल्पना के ये अनुवाद के जरिए, और अनुवाद की जो सार्वभौमिकता है वह पूरी तरह से सिद्ध होगी। व्यक्ति अथवा एक राष्ट्र की समस्या का जो अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजा जा रहा है, या जो व्यावसायिक और पेशेवर संबंधों और उसके परे नितांत जो मानवीय रिश्ते हैं, उनको अगर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, देशों के बीच हमें संचरित करना है, तो उसमें अनुवाद की पहले भी भूमिका थी और आज भी भूमिका है। और हमें ये लगता है कि अनुवाद आगे भी भूमिका का निर्वाह करेगा, क्योंकि अनुवाद ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच संवाद और तमाम वाद की स्थितियों का भी माध्यम बना है। धन्यवाद। मैंने बहुत समय तो नहीं ले लिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपने बड़े ही सहज तरीके से हमें अनुवाद और अनुवादक की भूमिका के बारे में बता दिया। आपने हमें बताया कि हमारे कार्य क्षेत्र से लेके हमारे घर से बाहर या क्षेत्र से बाहर जाने पे हमें अनुवाद की कितनी आवश्यकता पड़ती है। आपने बताया कि अनुवादक या अनुवाद दो भाषाओं के सेतु के रूप में कार्य करता है। आपने एक अनुवादक को संस्कृति विशेष पर ही बल दिया कि किस एक अनुवादक को संस्कृति विशेष का भी बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी संस्कृति का शब्द है वो दूसरी संस्कृति में क्या होगा, इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। आपने हमें बताया कि विज्ञापन फिल्मों में भी अनुवाद के माध्यम से आज फिल्में डब करके हमारे सामने लाई जा रही हैं। मैडम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैडम ने आज हमें अपने, जब हम अनुवाद की पढ़ाई कर रहे थे उस समय की कक्षा का याद दिला दी कि हम बिल्कुल कक्षा में बैठे हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने हमें शब्दानुवाद, भावानुवाद, आशु अनुवाद और भावार्थ अनुवाद के बारे में भी विस्तार से बताया। हम इस संदर्भ में मैडम से बाद में भी बात करते रहेंगे। अब हम कार्यक्रम के दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो आज के वक्ता हैं, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुवाद पे बात कहना, अनुवाद पे व्याख्यान देना एक अलग बात है, लेकिन जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो उसकी मार्मिकता वही बता सकता है कि अनुवाद क्या है। अनुवाद करने वाला और अनुवाद पढ़ाने वाला दो अलग व्यक्तित्व होते हैं। अनुवाद पढ़ाने वाला एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, लेकिन अच्छा अनुवादक हो ये कई बार हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। हम ऐसे ही अनुवाद की बड़ी सबसे जो प्रामाणिकता प्रदान करती है भारत में, अनुवाद को कि अनुवाद सटीक है उसको प्रामाणिकता प्रदान करने वाले केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से हमारे आज के मुख्य वक्ता जो है आदरणीय राघवेंद्र पांडे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बात हमारे छात्रों के लिए रखें। आदरणीय
राघवेंद्र पांडे जी, स्वागत है सर। हेलो जी, हाँ सर। आवाज जा रही है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय मैडम डॉक्टर सरोज सिंह जी एवं सभी प्रबुद्ध प्रतिभागीगण, मैं आज विश्व अनुवाद दिवस भी है और हिंदी मास का जो देश भर में हम मनाते हैं उसका आखिरी दिन जिसको सितंबर माह में हम मनाते हैं, तो उसका आखिरी दिन भी मान लें, तो इस दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। हरिओम जी ने मैडम को पहले बोलने के लिए आमंत्रित किया, और जब उन्होंने ऐसा प्लान किया तब मुझे लगा कि शिक्षक के बोलने के बाद छात्र क्या बोल सकता है। सब कुछ के उपरांत आज भी हम छात्र की भूमिका में ही हैं। शिक्षक के समक्ष किसी विषय का प्रवर्तन करना और विषय पर बोलना, ये अत्यंत कठिन दुष्कर कार्य है। और मैडम ने वाकई सब कुछ अनुवाद के विषय में जितना हमने शांति रूप से पढ़ा है अभी तक, लगभग उन सभी पहलुओं के विषय में बहुत ही सहज ढंग से। राघवेंद्र जी, आप 2 लॉगिन किए हैं क्या? सिस्टम एक बंद कर दीजिए। अच्छा सर, प्लीज एक सिस्टम बंद कर दीजिए। हाँ, नहीं, इसको बंद कर दो। कोई नहीं, इसको बंद कर दो। हाँ सर। जी, तो मैडम ने बहुत ही सारगर्भित ढंग से सारी बातें कह दी हैं। अनुवाद के विषय में सैद्धांतिक बातें अब वैसे कुछ कहने लायक नहीं है, हालांकि मैंने भी कुछ बोलने के लिए तैयार किया था, पर वो सारी बातें वैश्वीकरण और अनुवाद, ये अगर मैं कहूँ तो वो पुनरुक्त होंगी। यद्यपि फिर भी चूंकि मैंने एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज अपनी बात कहने का किया था, तो इसलिए मैं जल्दी वो सारी स्लाइड्स आपके सामने संक्षेप में जो मैं कह सकता हूँ उसके विषय में वो कहूँगा। कुछ बातें जो मैं अपनी तरफ से समझ पाता हूँ अनुवाद के विषय में, वो और आज के संदर्भ में कुछ बातें जो कही जा सकती हैं, वो भी आपके साथ विमर्श या चर्चा करने की कोशिश करूँगा। एक ये प्रेजेंटिंग तो अभी अच्छा, स्लाइड दिख रही है क्या आप लोगों को? एक मिनट, ये फुल स्क्रीन करना है, इसको फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन, यस जी। अरे इसमें तो लेकिन आवाज का मैंने वो कर दिया ना। एक मिनट यस, एक मिनट रुक गया, माइक तो ऑन करने दो। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है अभी? और हाँ, स्लाइड आवाज दिख तो आ रही रही है? है।
स्लाइड स्लाइड दिख रही थी। स्लाइड अभी नहीं दिख रही है, पहले दिख रही थी। एक मिनट। हाँ अब दिख रही है। अच्छा, तो वैश्वीकरण में अनुवाद की भूमिका आज का जो विषय है, अ, इसके विषय में मैं जिन बिंदुओं में मैंने अपना वक्तव्य समेटने की कोशिश की है वो है, एक तो वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण का अस्तित्व, कब से यह है और किस रूप में बढ़ा, आगे इसका विकास हुआ है, इसके अवयव, घटक या तत्व क्या क्या हैं, अनुवाद एवं वैश्वीकरण का परस्पर संबंध, वैश्वीकरण में अनुवाद का क्या महत्व है। जो महत्व है उसको मैंने कुछ बिंदुओं में कहने की कोशिश की है। वो है कि पहला, शैक्षिक गुणवत्ता की उत्कृष्टता, ज्ञान का अनुशीलन, विपुल विश्व साहित्य, सूचना क्रांति, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना और अनुवादक का दायित्व बोध। साथ ही वर्तमान परिवेश में अनुवाद की क्या भूमिका है, इसके विषय में कुछ विचार विमर्श करेंगे हम। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का एकीकरण होता है। मैडम ने ये बात पहले कह दी है, और यही बात नहीं बल्कि मैं सारी बातें जो कहूँ वो करीब करीब आ चुकी हैं। संपूर्ण विश्व का एकीकरण वैश्वीकरण है। यह प्रक्रिया मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हो गई थी। यद्यपि यह पिछले कुछ वर्षों में जिस रूप में सामने आया है, तो हमारा यह मानना हो गया है, या अधिकतर लोगों का यह मानना है कि संभवतः यह कोई नया टर्म है, कोई नया विषय है। लेकिन वैश्वीकरण सभ्यता के आरंभ के साथ, जैसे अ, अफ्रीका का पहला आदमी जब चला वहां से और विश्व भर में वो गया, विश्व में गया कहीं भी, और विश्व भर के लोग अलग अलग प्रयोजनों से एक दूसरे देशों में जैसे जाते रहे, तो वैश्वीकरण उसी समय से अपने अस्तित्व में आता रहा। हाँ, भारतीय संस्कृति हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की पोषक रही है। अयम निजः परो वेति, हम सब पढ़े हैं, जानते हैं। और हमारी संस्कृति ने कभी भी इतनी उदार रही है वो, कि कभी भी उसने कोई भी अवरोध पैदा करने की कोशिश नहीं की। विश्व भर के लोग यहाँ आए, हम सब जानते हैं, इस बात को पुनः कहने की आवश्यकता संभवतः नहीं है, कि उन्होंने यहाँ आकर के अपने लिए स्थान ढूंढा, अपने लिए व्यवस्था ढूंढी और यहाँ समाहित हो गए। हमने उनको सहर्ष स्वीकार किया। तो चूंकि सभ्यता के इतिहास से ही, इतिहास के समय से ही, सभ्यता के विकास के समय से ही वैश्वीकरण होता रहा है, इसलिए वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कह लें आप इसको, यह नवीन अवधारणा होने का विचार पूर्णतः सही नहीं है। चूंकि वैश्वीकरण की गति और तीव्रता अलग अलग कारणों से आज बहुत अधिक हो गई है, इसलिए हम इसको यह समझने लगे हैं कि कुछ नया विषय है, और इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा भी आयोजित करने लगे हैं। वो कारण क्या क्या रहे हैं जिनकी वजह से वैश्वीकरण हुआ? एक तो संप्रेषण और सूचना तकनीकी का बहुत तीव्र विकास हुआ। आज उपग्रहीय प्रसारण देश भर में, दुनिया भर में जिस रूप में है, कंप्यूटर और मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि का जो प्रसार है, सूचना संप्रेषण माध्यमों का विकास हुआ है जिस प्रकार से, उसने वैश्वीकरण या एक दूसरे को, मनुष्य को एक दूसरे को के प्रति जोड़ने की प्रक्रिया को बहुत ही बढ़ा दिया है। बहुत तीव्र गति से विकास होने लगा है। आप याद करें कि बचपन में हम कभी प्रयास करते थे फोन पर ही बात करने की एक दूसरे से, तो कई कई मिनट, अच्छा उस समय कॉल रेट क्या हुआ करती थी, आज तो हमें लगभग न के बराबर के खर्चे में हम घंटों घंटों बात करते हैं। कई बार तो ऐसा होता था कि 100 रुपए कट जाते थे एसटीडी फोन पर, और बात आपकी शुरू ही नहीं हुई, ऐसा भी संभवतः होता था बहुत बार। आज उसकी चूंकि प्रक्रिया, चूंकि उसका विकास इतना हो गया है कि उसने इस प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र कर दिया है। अर्थतंत्र और आर्थिक कार्यकलाप
इस रूप में आगे आए हैं। विश्व भर में आर्थिक जो व्यवहार हो रहा है, हालांकि पहले होते थे, लेकिन आज चूंकि उसकी प्रक्रिया बहुत तीव्र है, बहुत तेज है, आवागमन की सुगमता इतनी अधिक है कि संपूर्ण विश्व एक दूसरे से आर्थिक लेन देन बहुत अधिक मात्रा में कर रहा है और इसलिए वैश्वीकरण अधिक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संबंध विश्व भर में पहले पहले आज के मतलब आप 19वीं सदी के पहले अगर आप देखें तो गिने चुने ही संगठन थे, बल्कि नहीं थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाद उसके गठन और उसके बाद जो और संगठन बने, उन्होंने परस्पर एक दूसरे की समान व्यवहार वाले, समान सोच वाले देशों को एक दूसरे के संपर्क में वो लाया। उसकी वजह से, उसके कारण से लोग आए और इसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। आज हमारे सामने आप देखें कि यूरोपियन संघ है, आसियान, ब्रिक्स, सार्क इत्यादि संगठन, बल्कि अब तो ऐसा है कि एक देश दूसरे दो देश परस्पर जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार वाले देश हैं, उनसे तीसरा देश दोनों से समान व्यवहार रखता है। भारत के संदर्भ में देखें, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों आपस में विरोधी देश, लेकिन हमारे दोनों के साथ संबंध। इसी प्रकार और दूसरे देश, यूएस और रसिया को ही देखें, हमारे दोनों के साथ संबंध। तो इस तरह के संगठनों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है। पहनावा और भोजन संबंधी जो आदतें हैं, वैश्वीकरण के कारण और इनके कारण वैश्वीकरण, ये दोनों ही बातें हैं, एक दूसरे को की जो है दूसरे को संपुष्ट करती हैं। संगीत और मनोरंजन, दुनिया भर का संगीत आज भारत का सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत, शुद्ध विशुद्ध संगीत और जो यहाँ का स्थानीय संगीत है वही नहीं, विश्व भर के दूसरे देशों के संगीत के साथ फ्यूजन म्यूजिक इत्यादि जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो वैश्वीकरण के कारण है और इनकी वजह से फिर वैश्वीकरण और तीव्र होता है। फिल्में और खेल, ये सारे महत्वपूर्ण अवयव हैं, लेकिन वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अवयव भाषा और साहित्य है, जिनके विषय में हमें आज चर्चा करनी भी है। क्योंकि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है सर्वमान्य रूप से अभी की स्थिति में, तो इसलिए विश्व के अधिकांश देशों में संप्रेषण की भाषा के रूप में वह स्वीकृत है। हम कहीं भी जाएं दुनिया भर में, तो अपनी भाषा में आपको अगर बोलने वाले लोग न मिलें तो अंग्रेजी का वहाँ आपको सहारा लेना ही पड़ता है। तो चाहे अनचाहे, आप चाहे जो कुछ भी कहें, हम चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन वर्तमान समय में अभी तक भी अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में समादृत है, समृद्ध है। अब बात ये आती है कि जहां मुख्य भाषा नहीं है अंग्रेजी, वहां अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मुख्य भाषा नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज और दूसरे देश भी, बल्कि भारत में भी जिन राज्यों में अंग्रेजी मुख्य भाषा के रूप में नहीं है, वहां अनुवाद की भूमिका निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम ये देखते हैं कि साहित्य अनुवाद के माध्यम से बहुत संपुष्ट हुआ है। साहित्य के जो बड़े पुरस्कार हैं दुनिया भर में विश्व स्तर के, उनमें से कई बार ऐसा होता है कि लोग, लिखने वाले लेखक जो हैं, वो अपनी अपनी स्थानीय भाषा में लिखते हैं, लेकिन जब उनका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में होता है और उनका प्रसार उसी रूप में आगे बढ़ता है, तो उसकी स्वीकृति बढ़ती है। अफ्रीकन कंट्रीज में पोलैंड वगैरह के भी लेखक रहे हैं, आप जानते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी रचनाओं का जब अनुवाद हुआ तो विश्व भर में जो उसका प्रसार बढ़ा और उसकी स्वीकृति बढ़ी, उसके बाद वो पुरस्कार के लिए चयनित हुई कृतियाँ। हमारे यहाँ जो टैगोर गुरुदेव की जो गीतांजलि रचना, जिसके लिए अनुवाद जिसका अनुवाद बाद में हुआ और अनुवाद के बाद नोबेल के लिए वो चुनी गई। रचना तो वही थी, मर्म वही था, लेकिन विश्व भर में इसका प्रसार या समझ इसके प्रति पहले नहीं हो पाई। अनुवाद होने के बाद बहुत उसको हाथों हाथ लिया गया, लोगों ने उसको समझा, उसको सराहा, स्वीकारा, और इसके बाद फिर
वह कृति पुरस्कार के लिए चयनित हुई। अनुवाद के विषय में हम बात करें, व्युत्पत्ति का अर्थ आप जानते हैं कि अनुपसर्ग वद्य धातु के साथ घय प्रत्यय के साथ जो है अनुवाद शब्द बनता है। घय प्रत्यय, अब चूंकि मैं संस्कृत साहित्य कवि विद्यार्थी रहा हूँ, मैं घय प्रत्यय के विषय में आपको कहूँ कि इसमें घ अ और य आधा, तो आधा घ और य ऐसे बहुत सारे शब्द आप बनते हुए देखते हैं। और कैसे ये शब्द बना, बल्कि बहुत बाद तक हम लोगों को ये पता नहीं कि अनुवाद शब्द बन तो गया, इसके ये 3 खंड हैं, 3 बातें इसमें हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, कैसे ये बना। तो घ आधा और अ और य आधा, इनमें से 2 पहले और तीसरे खंड का लोप हो जाता है, अ जाके जुड़ता है द के साथ, और एक सूत्र के अनुसार फिर पूर्व जो व्यंजन शब्द है, व्यंजन उच्चारण है, उसमें स्वर का विस्तार हो जाता है और अस्वर का विस्तार होकर के आ बनता है, इसलिए वह वा के रूप में आता है और अनुवाद शब्द इस प्रकार बनता है। यद्यपि आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनुवाद शब्द की व्याख्या और इसके उत्पत्ति के अर्थ के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा, कई बार ऐसा होता है कि अनुवाद शब्द के ये 3 खंड हम बहुत अधिक पुस्तकों में पढ़ते हैं और एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में हम इसको सिर्फ इतना ही पढ़ के समझ के और इसको लिख के अपने कर्तव्य की तिथि समझ लेते हैं। तो इसके विषय में भी हमें जानना आवश्यक है। अनुवाद के पर्याय के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, मैडम ने उसके विषय में बताया। अनुसृजन, अनुवचन, अनुवाक, अनुकथन, पश्चकथन, पुनर्कथन, अलग अलग पुस्तकों में आप इसके विषय में अलग अलग शब्दों के रूप में पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ पश्चात्वादः इति अनुवादः, किसी बात के कहे जाने के पश्चात, उसके बाद में उसी बात को, उसी विषय को, उसी मर्म, उसी विषय रूप को अगर दूसरी भाषा में आप कहें तो वह अनुवाद है। एक और बात, उक्तस्य पुनः कथनम अनुवादः, उक्त बात को, कही गई बात को पुनः कहना, ये अनुवाद है। अनुवाद के सार्थक आयाम के विषय में थोड़ी चर्चा करें हम। दरअसल अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में चर्चा हो तो जाती है, लेकिन इसकी सच्चाई, इसका सही मायने में अर्थ या सही मायने में इसका मर्म, संभवतः हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या अन्य जो भी कारण हो। मैं इसकी चर्चा यहाँ अवश्य करना चाहूँगा। हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। अनुवाद वाकई बहुत श्रमसाध्य कार्य है। अनुवाद मौलिक लेखन से भी, मेरा अपना मानना है, और चूंकि काव्य रचना, कर्म, पठन पाठन, साहित्य ये मेरी अभिरुचि में है, इसलिए मैं अपने अनुभव से ये बात कह भी सकता हूँ कि ये मौलिक लेखन से भी ज़्यादा दुरूह कार्य है। दुरूह न कहें, चुनौतीपूर्ण कार्य है। लोग इसको सेकेंडरी मानते हैं कि ये तो मतलब ये है कि अनुवाद करने के लिए अगर किसी को दे दिया जाए तो मूल रूप में लिखने वाला व्यक्ति उसमें चाहे महीनों का समय लगाए। हरिओम जी, आप अनुवाद से जुड़े हुए हैं, वहाँ इसका अनुभव आपको भी होगा। और हम चूंकि अनुवाद से जुड़ी संस्था में कार्यरत हैं, हर रोज इस बात का अनुभव होता है कि मूल रूप में लिखने वाले व्यक्ति, ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्ति, वो जो टीम है उनकी, वो उसमें चाहे महीनों का समय ले लें, लेकिन अनुवाद उनको फोटोस्टेट की तरह चाहिए। सहमत होंगे मेरे ख्याल से आप सब लोग जो अनुवाद से व्यावहारिक रूप में जुड़े हुए हैं। यह इतना सरल कार्य है नहीं। कई बार एक एक शब्द के सही अर्थ के लिए आपको घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन शब्दों में जहां बांध करके अनुवाद कराया जाए और उसकी समय सीमा तय कर दी जाए कि नहीं, आपको इतने ही समय में ये इतना सारा अनुवाद कर डालना है, तो उसकी स्थिति वाकई बहुत ही खतरनाक हो जाती है, भयानक हो जाती है, और उसका परिणाम मैं कहूँगा बहुत ही नुकसानदेह होगा। क्योंकि भाषा का संबंध भाव से जुड़ा हुआ है, हमारी पीढ़ियां इससे प्रभावित होती हैं।
मैं ये बात भी कहूँगा कि अभी तक जो काम हुआ है हमारे यहाँ, हमारे देश में, जो अनुवाद अपने देश के परिप्रेक्ष्य में जो अनुवाद का जो उत्स है, जो मूल है, उसको हम ये मानते हैं कि भाई चूंकि अंग्रेजी में काम ज़्यादा हुए, अंग्रेजी शासन लंबे समय तक रहा, अंग्रेजी में काम और बाद में अध्ययन अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी रहा, अधिकारीगण अंग्रेजी माध्यमों के ज़्यादा चयनित हुए, सामान्यतः कारण यही रहा है। तो उन्होंने अंग्रेजी में ज़्यादा काम किए, अब उसके अनुवाद की आवश्यकता हमें पड़ती है। चाहे वो वैसे जो सहज रूप में अनुवाद है वो तो ठीक है कि स्वांतः सुखाय के लिए अनुवाद होते रहे हैं दुनिया की अलग अलग भाषाओं के साहित्य का, लेकिन सरकारी, चूंकि ये सरकारी संस्था है इसलिए इस संदर्भ में भी मैं बात करूं कि सरकारी कार्यालयों में जो अनुवाद की जो सीमा है और जो आपका बाध्यता है उसकी, वो इसलिए भी है क्योंकि काम ज़्यादातर अंग्रेजी में है। और उसको आप चाहे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर धाराओं में धारा 3(3) के संदर्भ में कहें कि वो द्विभाषी होना चाहिए, इसलिए करना आवश्यक ही है। तो अंग्रेजी में किए हुए काम को हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं। अब अंग्रेजी में तो काम बहुत, उसमें पूरा समय लगेगा। हिंदी के लिए हम चूंकि अनुवादक शब्द से हम ये मान लेते हैं कि वो अनुवाद तुरंत कर देगा, ऐसा सही नहीं है। इसके विषय में भी हमें बहुत ही व्यावहारिक समस्या ये है कि हम चुनौतियों का व्यावहारिक रूप में उसके ऊपर विमर्श, उसके ऊपर चर्चा करने से कतराते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक हम अपने चुनौतियों के ऊपर सीधे सीधे नजर मिला के बात नहीं करेंगे, तब तक संभवतः समस्या का समाधान होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, अनुवाद से अलग हट करके मौलिक लेखन की तरफ जाना है। और उसके क्रम में अनुवाद जो आज हो रहा है, कोशिश करनी है कि इसका दोबारा अनुवाद होने की कोशिश न दोबारा अनुवाद होने का समय ना आए, ऐसी जरूरत ना पड़े। एक बार जो अनुवाद हो जाए वो सही हो। मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान समय में जो अनुवाद जिस बाध्यता के साथ होते हैं या किए जा रहे हैं, उनके बार बार अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जो जिसको हम कहते हैं अनुवाद की जिन चुनौतियों के ऊपर मैडम ने अभी बात की और जिन विशेषताओं के ऊपर बात की, अब हम कह तो देते हैं, बड़ा आसान कहना होता है पर का या प्रवेश की बात, कि अनुवाद पर का या प्रवेश है, लेकिन इसकी गंभीरता को तो समझें कि किसी एक व्यक्ति की कही हुई बात को उसके सटीक अर्थ के साथ अगर आप दूसरी भाषा में कहने की कोशिश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से यह श्रमसाध्य कार्य है। और मेरी जो समझ है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अनुवाद जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो एक पथ निर्मित होता है उसके उड़ने से। आप जरा कल्पना करें थोड़े समय के लिए कि पक्षी के आकाश में उड़ने से जो पथ निर्मित होता है, उस पथ पर दोबारा चलना कितना कठिन कार्य है। और अनुवाद के मामले में यह बात बिल्कुल सही है। अपने इसको संक्षिप्त समय ही मान लें, 8-10 वर्षों के ही अनुभव से मैंने बहुत ये इस बात को, ये बात भीतर तक ये झकझोरती है और कहती है बार बार कि ये बात कही जानी चाहिए, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। अनुवाद को निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रूप में लेते हुए समय दे करके एक बार कोशिश ये करनी है कि अनुवाद सही और शुद्ध हो, क्योंकि यह भाषा का मामला है। अभी तो हम अनुवाद से जुड़े हुए हैं, कल को अभी तो हम अंग्रेजी चूंकि हमारे पास उपलब्ध है भाषा, तो हिंदी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय हिंदी सहज और सुगम नहीं प्रस्तुत होगी आने वाली पीढ़ियों के सामने, तो उनका जो कहते हैं ना परमानेंट डिस्ट्रैक्शन, एक भाषा के प्रति स्थायी विमोह पैदा हो जाएगा। और इस चुनौती को हमें समझने की आवश्यकता है। इस चुनौती को समझते हुए अनुवादक को सिर्फ एक जो है फोटोस्टेट के रूप में सामग्री प्रस्तुत करने वाला न मान करके, और इसके विषय में लगातार जो अनुवाद की है उसकी वेटिंग के विषय में, उसके वाक्यों की संरचना के विषय में, क्योंकि भाषा का मामला ऐसा है, अंग्रेजी भाषा के हिंदी की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ने का एक कारण मैं जो समझता हूँ वो ये भी है, और ये किसी भी भाषा के विश्व के किसी भी भाषा के ऊपर लागू होता है,
कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, सहज रूप में। और आप देखते हैं कि अंग्रेजी में जो बात कही जाती है, हम उसका अधिक शब्दों में अनुवाद जो होता है, तो 10 शब्द अगर हैं किसी वाक्य के, तो वो 12-15 शब्द चले जाते हैं। हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी विषय को, किसी भी बात को जब कम शब्दों में कहा और समझा जा सकता हो, तो उसके लिए अधिक शब्द क्यों खर्च करे व्यक्ति, अधिक श्रम क्यों खर्च करे? क्योंकि अधिक शब्दों में बात कहने में लिखना भी अधिक पड़ेगा और कहना भी अधिक पड़ेगा, बोलना भी अधिक पड़ेगा। तो उतना श्रम क्यों खर्च करे, क्यों व्यय करे, समय क्यों अधिक व्यय करे? इसलिए भाषा अधिक तेजी से अंग्रेजी बढ़ी। अब हिंदी को अगर उसके मुकाबले हमें खड़ा करना है, तो हमें नियमित रूप से ये देखना होगा कि जो बात कही गई है वो कम शब्दों में कैसे कही जाए, चाहे उसके कंजंक्शंस को देखते हुए या शब्दों के सही अर्थ को, शब्दों को सही स्थान पर रखते हुए, उनका प्रभाव पैदा करते हुए हम कैसे बातों को कहें। और इस विषय में मैं समझता हूँ कि हमारी संस्था कुछ काम करती है। हालांकि काम करने में लगातार उसकी आवश्यकता होती है, कई बार ऐसी त्रुटियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी अनुसंधान का एक को महत्वपूर्ण ढंग से उसको देखा जाता है, वाक्यों की संरचना देखी जाती है, जो गुणी हमारे यहाँ वेटर्स हैं वो देखते हैं। तो ये एक तरह से प्रशंसनीय है, पर चुनौतीपूर्ण अभी भी है और हमेशा आने वाले समय में भी बना रहेगा, और इसको उस चुनौती के रूप में हमें लेना है। वैश्वीकरण में अनुवाद का क्या महत्व है? एक तो चूंकि ये शैक्षणिक संस्था है, तो शैक्षणिक गुणवत्ता की उत्कृष्टता हमें बनानी है, तो अनुवाद का और सही वही जो मैं पीछे जो मैंने बात की वो आधार का काम करेगा। मैं ये कहूँगा कि उसको उसके आधार पर आप आगे की सारी बातों को लेने की कोशिश करें कि उत्कृष्ट शैक्षिक गुणवत्ता अत्यंत आवश्यक है वैश्वीकरण में। दुनिया भर में जो साहित्य लिखे जा रहे हैं अलग अलग विषयों के, वो अनुदित रूप में ही हमारे पास पहुंचते हैं। इसलिए भौगोलिक सीमाओं के बंधन से जब हम मुक्त होकर के, अबाध्य होकर के जब आगे बढ़ते हैं, तो उस समय शैक्षिक गुणवत्ता उत्कृष्ट हो और उसके लिए अनुवाद उत्कृष्ट हो, ये बहुत आवश्यक है। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रशिक्षण की तमाम विधियां, जो चाहे आप वर्तमान संदर्भ में देख रहे हो, किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी पद्धतियां हैं, ये सब विश्व के अलग अलग देशों में इनका ये शुरू हुई और दुनिया के दूसरे देशों में गई तो अनुवाद के माध्यम से ही गई। इसलिए अनुवाद जितना सटीक, जितना सहज, जितना सुगम होगा, उतना ही वैश्वीकरण ज्यादा संपुष्ट होगा। विश्व भर में ज्ञान विज्ञान के नवीनतम शोध और अनुसंधानों से परिचित कराने में उपयोगी है अनुवाद, क्योंकि तमाम विषयों के जो शोध हैं और अनुसंधान हैं, और ये मानते हैं कि विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की खूबियां हैं, खासियत है। और हम ये कहें अगर कि नहीं, भारत तो सर्वे सर्वा है, तो ये अपने आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भारत है, भारत में अनुसंधान शोध हुए, भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, यह बात सच है। लेकिन भारत ने ही दिया है, हम यह कहने के प्रति हमेशा जो है ये मोह न पालें। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग खूबियां हैं, और हम ऋग्वेद के प्रथम सूत्र को पढ़ते हैं, जब उसमें ये बात कही गई है, आनो भद्रा क्रतो यंतो विश्वतः, लेट द नॉलेज कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें बात यही कही गई है कि हमें सबको समेटना है और हर जगह से अच्छाइयों से सीखना है, हर विश्व के हर कोने कोने से जो बेहतर बातें हैं उससे सीखना है। तो उस क्रम में जो ज्ञान विज्ञान के नवीनतम अनुसंधान हैं, शोध हैं, उनको अपने यहाँ लेना है, अपनी अच्छी बातों को दुनिया भर में फैलाना है। और उसके लिए अनुवाद एक सशक्त माध्यम है, बल्कि एकमात्र माध्यम है कहें। वो भाषा का विषय हो सकता है अलग अलग भाषाओं का, पर अनुवाद ही के माध्यम से बातें एक दूसरे स्थानों में पहुंचती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो इसलिए अनुवाद बेहतर हो, अनुवाद सुगम सहज हो, ये शब्द बार बार आएंगे, लेकिन गंभीरता शब्द की समझने की आवश्यकता है, यह आवश्यक है। ज्ञान अनुशीलन, ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान की खोज, मनुष्य की प्रवृत्ति चूंकि जिज्ञासु है, तो वो इनोवेटिव ज्ञान की खोज करता ही है।
उसमें अनुवाद की भूमिका रही है। नई नई धारणाएं स्थानीय भाषा में आकार लेती हैं विश्व भर में, और वो जब दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती हैं तो वो अनुवाद के माध्यम से, ये बात मैं पहले भी कह ही चुका हूँ। और भाषाई भिन्नता की जो चुनौती है उसका समाधान अनुवाद हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए अनुवाद वैश्वीकरण में उपयोगी है। अब हम आवश्यकता इस बात की है कि अनुवाद के महत्व को हमें प्राइमरी बनाना है। इसको जो सेकेंडरी कहने की जो बात है या इसकी मान्यता है, इससे हमें इसके विषय में हमें, बल्कि हम लगातार इस तरह की चर्चाएं करें कि अनुवाद को उस रूप में महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए। ये बिल्कुल भी आवश्यक है कि अनुवाद के लिए समय और श्रम और लगातार अनुसंधान ये होते रहने चाहिए। भाषा का मामला है, जैसे भाषा में हर समय नयापन आता है, वैसे ही अनुवाद में भाषा के बदलने के साथ ही नयापन आएगा, और उस नएपन के लिए हमें अनुसंधान को सहारा बनाना पड़ेगा। विश्व भर में जीवन के विविध पक्षों के संदर्भ में रचित प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, उसे अनुवाद के माध्यम से विश्व भर में फैलाना है। हालांकि ये सब काम काफी हुआ है और हो रहा है लगातार। दुनिया की कई प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ जो हमें मिल पाया है, वो चाहे यूनानी पद्धति है और दूसरी पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां, आयुर्वेद को हम विश्व भर में फैलाने की बात करते हैं तो दुनिया की दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो हमारे देश को भी में भी आती हैं। और ये अच्छी बात है कि हर जगह से अच्छी चीजें आएं और जाएं। अनुवाद इसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विश्व की अक्षय साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान अनुवाद के माध्यम से होता है। प्रकृति प्रतिपल परिवर्तनमयी है और उसकी नई अभिव्यंजनाएं, नए प्रकटन, नई बातें अनुवाद के माध्यम से आती हैं। क्योंकि एक धारणा प्रकृति के विषय में जो कही जाती है, जो हमारे अनुसंधान होते हैं, अगला अनुसंधान पुरानी धारणाओं को काटता है, हम उसको तो स्वीकार करते हैं। अनुवाद उसके माध्यम उसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और अनुवाद में भी इसी प्रकार जैसे जैसे नई अभिव्यंजनाओं को हम स्वीकार करते हैं, अनुवाद भी में भी नयापन आएगा, अनुवाद नया होगा, और उसके लिए फिर उसी तरह से अनुसंधान पूर्ण कार्य में हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। सूचना क्रांति के विषय में मैडम ने भी पूरी बात कही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वजह से ही वैश्वीकरण की गति तेज हुई है। तो इसलिए इसको मैं कहूँ तो पुनरुक्त होगी बात। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, अलग अलग विचार, भाव और भाषा वाले समाज के मध्य परस्पर संवाद हुए हैं। दुनिया भर में हम अलग अलग देश के लोग जाते हैं, अलग अलग ज्ञान अनुशासन, अलग अलग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और विभिन्न देशों के बीच विवाद समाधान का भी एक माध्यम रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में आजकल बात होती है, आप अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, तो उसमें अनुवाद के माध्यम से ही एक दूसरे देश की भाषा को अनुवाद के माध्यम से ही वो बात कही जाती है और फिर विवाद समाधान ढूंढा जाता है। अनुवादक का दायित्व बोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच शुभ समागम का संवाहक है अनुवादक। संस्कृतियों के समझ की बात मैडम ने भी कह दी है। ये बात मैं अपने शुरुआत में ही मैंने कही कि शिक्षक जब कह चुका है तो छात्र के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए बात पुनरुक्त हो रही है। आप इसको इस रूप में ही ले लीजिए कि संस्कृतियों की जानकारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम अगर विवाह पद्धति हमारे यहाँ दूसरी है और दुनिया भर में दूसरी बात है, तो विवाह की बात अगर आप करेंगे, तो अगर भारत के संदर्भ में अनुवाद करेंगे तो पाश्चात्य जो विषय होगा विवाह का, वो यहाँ के रूप में अनुदित होगा, यहाँ की संस्कृति के रूप में, तभी उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। अगर आप वहाँ की बात कह दें अक्षरशः शब्दशः, तो बात संभवतः यहाँ के लोग ना समझ पाए, और यहाँ की बात अगर वहाँ कह दें हिंदी में जो बात कही गई है विवाह के संबंध में, वो अंग्रेजी में कह दें वहाँ की संस्कृति को आधार बना के, तो वो बात नहीं समझ में आएगी। तो किसी विचार विशेष में अंतर्निहित भाव को उसके सटीक अर्थ के साथ उजागर करना अनुवादक का कार्य है। उसमें चाहे समय लगे, चाहे जितना श्रम लगे, चाहे उसके लिए उसे दूसरों से जितना जद्दोजहद करनी पड़े, अपने अधिकारियों को जितना समझाना पड़े, लेकिन उससे समझौता मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये, मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये पीढ़ियों को प्रभावित करने की वाली बात है, और पीढ़ियां स्थायी विमोह में ना आ जाएं किसी भाषा के प्रति,
विशेषकर हिंदी भाषा के प्रति, तो इसके प्रति हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। स्रोत सामग्री की मूल आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना है, उसको समझना है और लक्ष्य भाषा के साथ सहजात प्रवृत्ति विकसित करना है। ये अनुवादक के दायित्व बोध हैं। इससे हमें समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब ये है कि विश्व भर में चीजें, अब जैसे यहाँ की बात अगर बाहर जा रही है और वो गलत अर्थ में चली जाए, लोग उसको उसी रूप में न समझ पाए जिस रूप में हम कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह घात होगा, वो बात सही नहीं होगी और फिर वो स्वीकार्यता उसकी बाद के संदर्भ में बहुत ही संकटपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए अनुवादक को बिल्कुल भी इससे समझौता नहीं करना चाहिए। वर्तमान परिवेश में अनुवाद के विषय में बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि वर्तमान वैश्विक चुनौती ऐसी है, ये पैंडेमिक का समय है, हम अत्यंत ही कठिन परिस्थिति में हैं और इस कठिन परिस्थिति के कारण इस तरह की व्यवस्था में हम एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। यद्यपि इसने बहुत कुछ सिखाया, हम संभवतः तकनीक के रूप में इतने एडवांस नहीं हो पाते, इतने समझ हमारे अंदर इतनी नहीं हो पाती अगर ये सब कुछ सामान्य रहा होता तो। लेकिन फिर भी इस संकट को समझते हुए आपदा को अवसर में बदलने की बात कही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसमें अनुवाद की क्या भूमिका हो सकती है, ये चर्चा का विषय है। मैं एक विषय भी छोड़ के जा रहा हूँ, इसके ऊपर हम आगे भी बात करें। आपदा है और उसको अवसर में बदलना है, मतलब ये कि हमारे स्थानीय चीजें जो हैं, और इसी में वोकल फॉर लोकल की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, या हालांकि ये चीज पहले से रही है लेकिन इसको मुखर इस संदर्भ में, इस परिवेश में किया गया है, हुआ है ये, तो ये इस पर चर्चा करना भी आवश्यक हो जाता है। स्थानीय वस्तुओं को स्थानीय स्तर पर ज्यादा इसका प्रयोग और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्थापित करना, इसके लिए अनुवाद की क्या भूमिका होगी। दुनिया भर की तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, आप ये बात बार बार सुनते हैं कि किसी विशेष एक राष्ट्र, एक देश से हट करके दुनिया के अन्य देशों में अपना स्थान ढूंढ रही हैं। अब अगर आप ये मान लें कि यह बात सही है तो उसमें अनुवाद की क्या भूमिका हो सकती है, विशेषकर हिंदी भाषा के संदर्भ में। अगर ये आप माने कि भारत एक बाजार के रूप में विकसित हो रहा है और दुनिया भर की कंपनियां अगर भारत की तरफ रुख करती हैं, तो उसमें अनुवाद की क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि दुनिया के जिन देशों में उनके फर्म्स हैं, आज के समय में वो वहां काम करते हैं, जब भारत में आएंगे तो भारत के श्रम को लेते हुए यहाँ काम करेंगे। वो श्रम यहाँ का होगा, सामग्री यहाँ की होगी, लोग यहाँ के होंगे, तो अनुवाद किस रूप में सेतु का कार्य कर सकता है, यह बात समझने की है। यद्यपि यह पहले भी जो होते रहे हैं, इंटरप्रेटर्स रहे हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, चाहे ऑटो इंडस्ट्री इसके क्षेत्र में, जो है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तो वो अपने लिए इंटरप्रेटर्स तो रखते हैं। लेकिन अब इसका विषय और ज़्यादा व्यापक हो गया है और इसके प्रति हमें सतर्कता से, समझदारी से इसको लेते हुए, अनुवाद की भूमिका को समझते हुए अपने आप को प्रस्तुत करना है। आत्मनिर्भरता शब्द आप बहुत सुन रहे हैं आजकल हम लोग, इसका अनुवाद से क्या संबंध हो सकता है। मैंने कुछ जो मेरी समझ हुई है उसमें मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, महामारी के समय में दुनिया भर में जॉब कट्स हुई हैं, दुनिया भर में लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन अनुवाद एक ऐसा क्षेत्र है कि भाषा के विषय में एक समझ रखने वाला व्यक्ति, एक स्तर की समझ रखने वाले व्यक्ति के लिए आज भी बेरोजगारी नहीं है। मैं बात कह रहा हूं और मैं दावा भी कर दूं इस बात को, क्योंकि एजेंसी जो चल रही हैं, अनुवाद हो रहे हैं लगातार, वो चाहे वैज्ञानिक विषयों के अनुवाद हो, तकनीकी विषयों के अनुवाद हो या साहित्यिक अनुवाद हो। अगर आपकी भाषा की समझ है और अनुवाद से, भाषा से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को बहुत ही अपने जो है विश्वास के साथ लें, आज के समय में भी हम चूंकि कार्यालय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी बहुत बार अनुवाद के ऑफर्स आते हैं कि इतने ये अनुवाद है, ये अनुवाद आप अगर कर देंगे इतने समय में, तो लेकिन चूंकि कार्यालय बाध्यताएं हैं, समय की कमी के कारण देता हूं कि
अनुवाद के लिए व्यापक आत्मनिर्भर होने के दूसरे क्षेत्र हैं, उनसे अनुवाद आज के समय में ज्यादा भरोसेमंद है। और भाषा से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए शोधार्थी, अध्येता, विद्यार्थी इस बात को एक विश्वास के रूप में लें और अपने भाषा ज्ञान को इतना संपुष्ट करें, अपने आप को इतना तकनीक से समृद्ध करें तकनीकी रूप से, कि वो इस तरह की परिस्थिति में भी एक बेहतर जीवन यापन के लिए जो आय का माध्यम है वो अनुवाद को बना सकते हैं और आत्मनिर्भर होने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तमाम तरह से और हैं, ये बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, आते हैं, बहुत सारे प्रकाशक ऐसे हैं जो प्रूफ रीडिंग और अनुवाद वगैरह के काम देते हैं, वहाँ से काम है। तो यदि आप अनुवाद को गंभीरता से लेते हुए अगर अपने भाषा ज्ञान को समृद्ध करते हैं और अनुवाद बेहतर, क्योंकि बेहतर की मांग है, तो हमें काम ये करना है कि अपनी भाषा, क्योंकि कितना कठिन काम है, आप देखें बड़े बड़े बेहतर शिक्षा प्राप्त अलग अलग विषयों में, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या और दूसरे विषय हो, प्रबंधन का विषय हो, इस तरह के विषयों में बहुत ही बेहतर पोजीशन में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग बेरोजगार हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अनुवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज भी उसके लिए काम है और आत्मनिर्भरता शब्द उसके लिए व्यावहारिक है, प्रायोगिक है, और वह इसको अपना आधार बना सकता है, आय का एक बेहतर माध्यम बना सकता है। तो वर्तमान परिवेश में अनुवाद की ये बात कही, मैं ये बात समझता हूँ कि वैश्वीकरण में अनुवाद का जो महत्व रहा है वो पहले से रहा है, अनुवाद ने भी वैश्वीकरण को समृद्ध किया है। तो ये मैंने अपनी तरफ से बात कही। अगर आप कुछ कहना चाहें और बाकी प्रतिभागीगण कुछ कहना चाहें या जिज्ञासा हो, कुछ बातें हों जिनको कह सकें, जिनको हम अपनी समझ से, अपने अल्पमति से अगर उनका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश कर सके, तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए आगे हरिओम जी को ये उनके लिए कहता हूँ कि आप संचालन का बाकी कार्य करिए प्लीज। धन्यवाद सर, बड़े ही रोचक शब्दों में आपने अनुवाद के ऊपर अपनी बात रखी। आपने इसे एक शब्द में कहें तो हम जो अनुवादकों की जो पीड़ा है उसके बारे में भी कि अनुवादकों को टाइम में बांध दिया जाता है, कितने समय में आपको अनुवाद करना है, अनुवाद का पीड़ा है, उसको भी आपने बड़ी रोचकता के साथ हमारे सामने रखा। सर, आपने हमें बताया कि आत्मनिर्भरता का जो शब्द इस समय चल रहा है, आत्मनिर्भरता को हम कैसे अनुवाद से जोड़ सकते हैं। तो अच्छा अनुवादक कभी खाली नहीं बैठता, उसे काम मिलता रहता है, कभी बेरोजगार नहीं। आपने बड़े ही रोचक शब्दों के साथ अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस जो अनुवादक होते हैं उसकी पौधशाला को तैयार करने वाले, अनुवादकों को तैयार करने वाले ऐसे व्यक्तित्व जो धनी हमारे आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले प्रताप सिंह, जो लगातार राजभाषा की गतिविधियों से जुड़े रहे, मंत्रालय स्तर पर वह कई समितियों में सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं और अनुवादकों की पौधशाला तैयार करने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अध्यक्षीय भाषण के लिए अपना समय हमें दें, अपना आशीर्वचन हमें दें। आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह सर, स्वागत है सर। धन्यवाद हरिओम जी। आज के सभा जिनकी प्रेरणा और संरक्षण में चल रही है, माननीय कुलपति जी और हमारे कुल सचिव जी, और आज जो बढ़िया सुंदर व्याख्यान बहन डॉक्टर सरोज जी का और राघवेंद्र जी का हुआ, और जिस व्यवस्थित ढंग से आप दोनों लोगों ने अनुवाद के बारे में भिन्न भिन्न संदर्भों को प्रस्तुत किया, निश्चित तौर पर वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक बात जो हमारे राघवेंद्र जी ने कही और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बात रखी कि विश्व अनुवाद दिवस के अवसर पर हम सब आज वैश्वीकरण का जो वर्तमान संदर्भ है उस पर केंद्रित करते हुए अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं।
इससे यह आज की चर्चा बड़ी ही प्रासंगिक हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि वास्तव में संवाद के बिना जीवन संभव नहीं है। हम लोग कहीं बिना बात के रह नहीं सकते, और बात ना भी हो तो संवाद के बिना नहीं रह सकते। यानी बिना संवाद जीवन असंभव है। ये तो एक भाषाभाषी लोगों के बीच का मामला है, लेकिन अनुवाद की अभी परिभाषाएं भी आई, अनुवाद के क्षेत्र भी आए, अनुवाद की प्रासंगिकता और महत्व की भी बात आई। मैं कह सकता हूं कि विभिन्न भाषाभाषियों के बीच जो संवाद का अनुवर्ती पक्ष है, संवाद का अनुवर्ती पक्ष ही अनुवाद है। और अभी वैश्वीकरण के जो भिन्न संदर्भ आए, देखिए वैश्वीकरण बहुत पहले से है। वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वैश्वीकरण में जो नया है वो मैं जरूर रखना चाहता हूं, और वह दुनिया की जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सबके बीच आना जाना, संवाद, ये सब कुछ होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये संवाद कहीं न कहीं संवाद के उस अनुवर्ती प्रक्रिया यानी अनुवाद से ही घटित होता रहा होगा। लेकिन ये जो आज का वैश्वीकरण है, उसकी जो प्रमुख बात है वो बात है देश काल स्थिति का एक बिंदु पर आ जाना। पहले भी लोग विश्व की यात्राएं करते थे, 6-6 महीने, साल भर की यात्राएं होती थीं, कई वर्षों की यात्राएं होती थीं, और जाते थे, और लोगों की यात्राएं होती ही थीं। हमारे देश में व्यक्ति कूप मंडूक ना हो जाए तो देश के चारों कोनों में चारों धाम की यात्रा थी कि लोग बाहर निकलें, ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन चूंकि वर्तमान जो समय है वैश्वीकरण का, उसकी जो खास बात है वो है देश काल स्थिति का एक बिंदु पर आ जाना। और ये निश्चित तौर पर यह संभव हुआ है हमारे संचार साधनों के कारण। वे संचार साधन जनमाध्यम भी हैं, और वे संचार आवागमन के साधन भी हैं, और दूर संचार के साधन भी हैं कि हम सभी भिन्न भिन्न स्थान पर पहुंचे हुए, बैठे हुए लोग एक साथ परस्पर संवाद की स्थिति में हैं। ये नया है। इस स्थिति में हम सब नए बिंदु पर हैं। देखिए, वैश्वीकरण के नए संदर्भ में जो दूसरी बात है वो है सूचना का महत्व बढ़ जाना, यानी हमें तत्काल सूचना चाहिए। देखिए, हम आज किसी दूसरी भाषा को सीखे बिना रह सकते हैं। यह संभव है कि हम दूसरे की भाषा को न सीखें, केवल अपनी भाषा को जानें, लेकिन दूसरे भाषा के ज्ञान को जाने बिना हम नहीं रह सकते। दूसरे देश की जानकारियां जो हैं, सूचनाएं जो हैं, उनको जाने बिना हम नहीं रह सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर हमें अपनी भाषा में वह अनुवाद के माध्यम से ही मिलेगा। पहले जब ज्ञान प्रज्ञा का महत्व था, सूचनाओं के ऊपर उठने की बात थी, तो हमारी यात्रा अंतर्वर्ती थी, वो कहीं न कहीं अंतर्मुखी थी। लेकिन जब हम आज बहिर्मुखी यात्रा पे निकले हैं, सूचना चाहिए, तो हमें दूसरे का ज्ञान अपनी भाषा में चाहिए। इसलिए अनुवाद का महत्व असंदिग्ध है, और आज ही चाहिए। तत्काल हम खोज के प्राप्त कर सकें वो चाहिए। इसलिए चूंकि सूचना का महत्व है, तो बिना अनुवाद के संभव नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि चेतना, जब विकासवादी सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, और जो विकास केवल और केवल भौतिक को विकास मानता है, लेकिन भारत तो हमारे वहाँ से हमेशा से चेतना को भी विकासवादी मानता है। यानी हमारी चेतना भी विकासवादी है,
और वह चेतना विकासवादी होने का आशय क्या है कि दुनिया के जो ज्ञान हैं वे चेतना के धरातल पर समुन्नत होते हुए व्यक्ति का उत्थान करे, व्यक्ति को उठाए। यह तभी संभव है जब दूसरे भाषाओं की ज्ञान, दूसरे भाषाओं के अनुभव और दूसरे भाषाओं की अनुभूतियों को हम प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो इसलिए वास्तव में अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद की महत्ता ये वास्तव में विकासशील अवधारणा का प्रमाण है। जो मनुष्य की ये जो समन्वित चेतना है वह हम सभी जानते हैं कि एथनोलॉग के अनुसार दुनिया में लगभग 7,6800 से ऊपर भाषाएं हैं। हमारे देश में 1652 भाषाएं हैं और हमारे देश में भाषाएं कम हो रही हैं। लगभग 50 वर्षों में लगभग 200 भाषाएं लुप्त हुई हैं। तो इन 1652 भाषाओं के मध्य संवाद कैसे होता रहा है ये समझना चाहिए। वो अनुवाद के द्वारा होता रहा है कि किस तरह होता रहा है, इस प्रश्न को समझना चाहिए। इसलिए अनुवाद की भूमिका और भी कई दृष्टियों से है। अभी हमारे वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से इस बात को रखा है। वो अनुवाद वास्तव में ये भाषाओं के बीच भी संवाद है और अनुवाद केवल भाषाओं के बीच ही संवाद नहीं है बल्कि भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद है, भिन्न अस्मिताओं के बीच संवाद है। इसलिए दुनिया में अगर कहीं एकीकरण संभव है तो वो अनुवाद के माध्यम से है। नोम चॉम्स्की जो भाषाविद रहे, भाषा विज्ञानी रहे, उन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण है। अगर अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण है तो निश्चित तौर पर अगर 7,000 लगभग भाषाएं हैं यानी कि लगभग 7,000 अस्मिताएं हैं और इन अस्मिताओं में जो संवाद है, एकीकरण है, वो तभी संभव हो सकता है जब हम उन भाषाओं के मध्य संवाद स्थापित करें। निश्चित तौर पर ये अनुवाद के ही माध्यम से संभव है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे जो प्रयोजन मूलक हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह और महत्व का विषय है कि आज अंग्रेजी, फ्रांच, जर्मन और दूसरी भाषाओं के ज्ञान को अपनी भाषा में प्राप्त कर सकें और देश की 1652 भाषाओं में परस्पर ज्ञानों का आदान प्रदान हो सके। इसलिए अनुवाद का महत्व असंदिग्ध है, स्वाभाविक है, इस पे बहुत प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर सरोज सिंह ने और राघवेंद्र पांडे जी ने जितने विस्तार से इस बात को रखा है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छी बात है। और मैं तो सबसे पहले इस सुंदर संयोजन के लिए अपने सहयोगी और राजभाषा के जो सब काम देखते हैं, मैं अपने हरिओम जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतना बढ़िया सुंदर आयोजन किया और हम सबको एक मंच पे ला करके अनुवाद की सार्थकता पर आज के विश्व अनुवाद के दिन चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत बड़ी बात है और आप सबने धैर्य से सुना, आप सभी विद्यार्थीगण। तो मैं आगे की कार्यवाही के लिए हरिओम जी को आमंत्रित करता हूँ। हरिओम जी। धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सार्थक शब्दों में अनुवाद के ऊपर अपनी बात रखी। आपने हमें बताया कि अनुवाद विभिन्न भाषाएं नहीं, संस्कृतियों के बीच का भी संवाद है। आपके द्वारा हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा, तो हम इस पर आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं इस कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता आदरणीय सरोज सिंह मैम को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आपने विषय पर अपनी बात रखी। धन्यवाद मैम। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय राघवेंद्र पांडे जी, सॉरी थोड़ा नाम मिस्टेक हो गया, राघवेंद्र पांडे जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि सर ने बड़े ही व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय दिया। आपका बहुत बहुत आभार।
इसी क्रम में हमारे माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन विश्वविद्यालय में कुछ काम की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि कार्यक्रम को आप करिए, तो हमने कार्यक्रम किया। उनका भी विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने हमारी किसी भी फाइल को कभी नहीं रोकते हैं। जब हमने आयोजन के लिए उनके अनुमोदन भेजा तो उन्होंने सहज ही स्वीकृति प्रदान कर दी। ऐसे आदरणीय हमारे कुलपति महोदय का, आदरणीय कुल सचिव महोदय का भी विशेष आभार। अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय से और अपने राघवेंद्र पांडे जी से और सरोज मैम से और अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं, अनुरोध करता हूं कि एक बार कैमरा ऑन कर लें, जिससे मैं फोटो क्लिक कर लूं। सर, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें आप लोग, जिससे मैं फोटो क्लिक कर सकूं एक साथ। उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करेंगे। कैमरा ये ऑन होता है। अब आना ₹1 हो जी सर। धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजभाषा अनुभाग आप सभी का आभार व्यक्त करता है, और आगे भी जैसे ही कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसके बारे में आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। आप सभी को विश्व अनुवाद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम सर। भैया धन्यवाद। बहुत अच्छा, हमारे विद्यार्थीगण भी जुड़ रहे थे। निश्चित ही उनको उनके लिए पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री मिली होगी। हाँ, और हसीना बानो मैम भी जुड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। जी 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 जी। आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। मैं माइक आपका ऑफ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं भी राजभाषा के समस्त सदस्यों को, और बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर सरोज सिंह, राजभाषा के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हमको, और आगे हम लोग इसी में चलेंगे। लेकिन एक चीज हमें आपसे फिर दोबारा निवेदन करना है, वो ये कहना है कि जो आपने राजभाषा पत्रिका निकालने में ISS नंबर की चर्चा की है, वो जरूर आप लीजिए, क्योंकि उसके बिना जी उसके बिना लोग काम अपना रोकेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग थोड़ा और आगे करिए, और राजभाषा में संबंध में बात करिएगा हरिओम जी। जी जी हाँ जी जी, बहुत बढ़िया बात कही मैम। हरिओम जी संबंध में बात हम लोग कर लेंगे। जी जी जी। चलिए ठीक है, बैठक खत्म करिए। अभी पुनश्चर्या में जुड़ना है, फ्रेशर कोर्स में जुड़ना है 2 बजे। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।